Hello everyone, I hope you all are doing well. In this video, we are going to have an analysis of certified copies for CA Intermediate paper number 3 that is Cost and Management Accounting और वो भी उस अटेम्प्ट की जिसका रिजल्ट आए हुए अभी 45 डेज भी नहीं हुए हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं CA Intermediate नवंबर 2022 अटेम्प्ट की. And the student who has shared these certified copies has scored 91 out of 100 in CA Intermediate November 2022 costing paper. And इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं. फर्स्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको आंसर्स अटेम्प्ट कैसे करने हैं. सेकेंडली वर्किंग नोट्स कहां कहां बनाने हैं एंड कितने ज्यादा एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए. थर्डली आपके आंसर्स में आपको स्टेप वाइज मार्किंग कैसे दी जाती है एंड मेनी अदर थिंग्स एज वेल. अब सबसे पहले इस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट करा है क्वेश्चन नंबर 3, जिससे हमें ये चीज समझ आती है कि भैया ये तो बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपको क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही करने हैं कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और 6 एंड सो ऑन. ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, लेकिन अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट करा क्वेश्चन नंबर 3, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप क्वेश्चन 3 के सभी पार्ट्स इकट्ठे कीजिए एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए. जो भी आप करना चाहते हैं, आप चाहे क्वेश्चन 1 करना चाहते हैं, 4 करना चाहते हैं, 6 करना चाहते हैं, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस. हाउएवर जब आप कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो उसके सारे पार्ट्स एटलीस्ट एक साथ करने की कोशिश कीजिएगा. सेकेंडली, जैसा कि अभी करेंटली आपको आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, ये स्टूडेंट जिसने ये शीट शेयर करी है उसकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है. स्टिल ही मैनेज टू स्कोर 91 आउट ऑफ 100 इन कॉस्टिंग पेपर. वो किस वजह से था? बिकॉज क्योंकि इनकी हैंडराइटिंग भले इतनी ज्यादा सुंदर ना हो, लेकिन इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल. सेम चीज आपको भी फॉलो करनी है. इवन इफ आपकी हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी ना हो तो भी चलेगा, बस आंसर्स ऐसे लिखने हैं कि नॉर्मली अगर कोई भी पर्सन पढ़े तो वो समझ पाए कि आपने क्या लिखा है. एंड ये चीज मैं स्पेशली बोल रहा हूं सभी लड़कों को, बिकॉज गर्ल्स की तो पैदा होते ही हैंडराइटिंग अच्छी होती है फॉर 90 to 95% ऑफ केसेस. ये तो सिर्फ हम लड़के ही हैं जिनको हैंडराइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा आती है. इसलिए इवन इफ आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो भी चलेगा, बस मेक श्योर दैट आप आंसर ऐसे लिखें कि सामने वाला आसानी से उसे रीड आउट कर सके. थर्ड चीज, इस स्टूडेंट ने जब स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करने लगा तो जैसा कि हम सब नॉर्मली करते हैं, अच्छे से फॉर्मेट्स बनाने हैं, वैसे ही अच्छे से फॉर्मेट्स बनाए, पेंसिल का यूज करा. हाउएवर आगे जब हम ये शीट्स देखेंगे तो आप भी ये चीज नोटिस करेंगे कि इन्होंने जल्दबाजी में बिना रूलर को यूज करे यानी बिना स्केल का यूज करे भी मार्जिन पेन से ड्रॉ कर रखे हैं. सो सबसे पहले इन्होंने करा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन में जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया तो उसकी प्रॉपर हेडिंग दी, जहां पर इन्होंने लिखा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड this, then particulars amount, हर एक कॉलम का भी हेडिंग दिया है. एंड देन उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो भी एंट्रीज आने थे वो एंट्रीज करे हैं. देन इसके बाद एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन. एंड इस क्वेश्चन को करने के लिए जो भी वर्किंग नोट्स की रिक्वायरमेंट थी वो इस स्टूडेंट ने इसके बाद कर रखी है, जिसके लिए इसे 5 मार्क्स और अवार्ड किए गए हैं. आपने क्वेश्चन में खुद ही देखा था 4 नंबर इस स्टूडेंट को मिले थे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के अगेंस्ट एंड रिमेनिंग 5 नंबर जो हैं वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन एंड वर्किंग नोट्स बनाने के लिए दिए गए हैं स्टूडेंट को. एंड ही हैज स्कोर्ड 9 आउट ऑफ 10 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो इसीलिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम किसी भी प्रैक्टिकल पेपर की बात करते हैं, चाहे वो अकाउंट्स का पेपर हो, एडवांस अकाउंट्स का पेपर हो या फिर कॉस्टिंग या एफएम का
पेपर हो, आपके क्वेश्चन में अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो ऑलमोस्ट 2 से 3 मार्क्स की वेटेज कैरी करते हैं हमारे वर्किंग नोट्स। इसीलिए वर्किंग नोट्स जो है वो आपको जरूर बनाने हैं एंड अच्छे से बनाने हैं इन योर आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस स्टूडेंट ने स्टार्टिंग में पहले 2-3 पेजेस में तो अच्छे से मार्जिन ड्रॉ करे हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड रूलर यानी स्केल का भी यूज करा है, बट आगे जैसे ही स्टूडेंट को लगा कि मेरी स्पीड थोड़ी सी कम हो रही है या फिर मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूं क्वेश्चंस करने के लिए, तो उस केस में उन्होंने रूलर और पेंसिल को रखा साइड एंड फ्री हैंड ही पेन से मार्जिन ड्रॉ करे हैं, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में भी देख सकते हैं। फ्री हैंड इन्होंने ब्लैक पेन से ही ड्रॉ कर दिए हैं मार्जिन, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पर मैं कहूंगा कि काम और किया जा सकता था अगर आपने पहले से ही टेस्ट दे रखे होते फुल सिलेबस, जहां पर आपको पता चल जाता कि अगर आप स्पीड में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस पर काम कर सकते थे। ये चीज आपको फॉलो करके चलनी है। ट्राई कीजिए कि जब आप एग्जाम से पहले कभी भी फुल सिलेबस टेस्ट देंगे तो 2.5 घंटे के अंदर आपका पेपर सॉल्व हो जाए, सो दैट प्रॉपर प्रेजेंटेशन पर काम करने के साथ साथ एंड एक एग्जाम में बैठने का जो थोड़ा सा प्रेशर होता है उससे भी हैंडल करते हुए आप एग्जाम हॉल में भी 2 hours 40 minutes या 45 मिनट्स मैक्स तक अपना पेपर सॉल्व कर पाए। ये चीज आपने ट्राई करके चलनी है। अब इस क्वेश्चन में भी जहां पर स्टूडेंट ने बनाया प्रोसेस फंड अकाउंट, जो भी रिलेटेड इनका वर्किंग नोट था प्रोसेस अकाउंट के नीचे ही इन्होंने बना के दिखा दिया है। उसके बाद बनाया प्रोसेस 2 अकाउंट एंड रिलेटेबल जो भी वर्किंग नोट था उसी के नीचे इन्होंने करके दिखा दिया है, जिसके लिए इन्हें मार्क्स मिले हैं। प्रोसेस 1 अकाउंट में मिले हैं 5 नंबर, प्रोसेस 2 अकाउंट में मिले हैं 3 नंबर एंड उसके बाद फिर जब इन्होंने फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाया तो उसके 2 नंबर यानी प्रोसेस अकाउंट में पूरे 10 on 10 मिले हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो क्वेश्चन था उसके अंदर इन्हें मिले थे 9 मार्क्स यानी टोटल इनका स्कोर था 19 out of 20 इन क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद इन्होंने करा क्वेश्चन नंबर 1। अब एक चीज जो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है स्टूडेंट की वो ये थी दैट बिकॉज इन्हें पता है कि इनकी हैंडराइटिंग इतनी ज्यादा साफ नहीं है एंड शायद जो हमारे एग्जामिनर होंगे जिन्होंने शीट्स चेक करनी है उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है पढ़ने में, बिकॉज थोड़ा सा इन्होंने अनटाइडी वे में भी लिखा है, कहीं पर भी कटिंग कर दी है। सो इसीलिए इन्होंने क्या करा है, जहां भी किसी एक पार्ट का या किसी एक क्वेश्चन का जो एंड आंसर निकला है उसे इन्होंने सर्कल कर दिया है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं यहां पर जब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट करा उसके फर्स्ट पार्ट का जैसे ही आंसर निकला 40% तो उसके आगे इन्होंने बॉक्स बना दिया ताकि दूर से ही रीडेबल हो कि यहां पर इस पार्ट का आंसर जो है वो मेरा इधर निकल चुका है। सेम चीज आपको भी फॉलो करनी है, चाहे आपकी हैंडराइटिंग साफ हो या ना हो। जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं उसका कोई भी पार्ट आप करते हैं एंड उस पार्ट का आंसर निकल जाए तो उसे आप सर्कल कर दीजिए या फिर बॉक्स में कर दीजिए ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो आपके एग्जामिनर को कि इस पार्ट का आंसर यहां पर आपका खत्म हो चुका है। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। अब इस क्वेश्चन में एक और अच्छी चीज जो इन्होंने करी है वो ये है, काफी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं जब किसी एक क्वेश्चन के अंदर कोई एक फॉर्मूला लग रहा होता है, मैं जनरली बात कर रहा हूं मटेरियल कॉस्टिंग की, तो उस केस में स्टूडेंट्स वो फॉर्मूला लिखते ही नहीं है एंड डायरेक्टली आंसर सॉल्व करके आ जाते हैं। वही चीज इन्होंने नहीं करी है। इन्होंने सिंपली उस फॉर्मूला में जो जो हमारी टर्म्स थी उनको पहले आइडेंटिफाई करा, उनको लिखा हमारे आंसर में, उसके बाद फिर फॉर्मूला लिखा एंड देन सॉल्व करा है क्वेश्चन, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन में इन्हें फुल 5 on 5 मार्क्स मिले हैं, जैसा कि आप करेंटली आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ जहां पर भी वर्किंग नोट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इस क्वेश्चन में इन्हें 2 वर्किंग नोट लगे, वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट 2, तो वो दोनों वर्किंग नोट्स प्रॉपरली चाहे आधा आधा पेज ही कवर कर रहे हैं फॉर जस्ट अ 5 मार्कर क्वेश्चन, स्टिल इन्होंने पूरे वर्किंग नोट्स बनाए हैं अलोंग विद द वर्किंग्स ऑफ द फॉर्मूला। नेक्स्ट फिर आए अगले क्वेश्चन पर जो कि था कॉस्ट शीट का क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन में जितने भी वर्किंग नोट्स बनने थे पहले, जो कि बेसिकली आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही आइडेंटिफाई हो रहे हैं, वो वर्किंग नोट्स इन्होंने पहले ही 2-3 पेजेस में बना दिए एंड उसके बाद फिर सॉल्व करना स्टार्ट करा कॉस्ट शीट का क्वेश्चन। जैसा कि आप करंटली अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट 2 पेजेस जो थे क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में, वहां पर इन्होंने 5 वर्किंग नोट्स बनाए थे एंड फिर थर्ड पेज से स्टार्ट करा कॉस्ट शीट का ये क्वेश्चन। थर्ड पेज पर कॉस्ट शीट का ये क्वेश्चन जैसे ही पूरा सॉल्व हो गया, फिर उसके बाद एक वर्किंग नोट और बनता था, जो वर्किंग नोट इन्होंने लास्ट पेज पर बनाया है। सो सिंपली आप ये चीज देख सकते हैं कि पूरा जो मेरा क्वेश्चन था कॉस्ट शीट का, वो सिर्फ एक सिंगल शीट पर आ गया, लेकिन उसके रिलेटेड जो वर्किंग नोट्स थे दैट कवर्ड ऑलमोस्ट 2.5 पेजेस, यानी मेरे आंसर से ज्यादा बड़े थे मेरे वर्किंग नोट्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड हेंस इन वर्किंग नोट्स की इंपॉर्टेंस या वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है इन योर सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग पेपर, बिकॉज ये वर्किंग नोट्स अगर आप ना बनाते तो सबसे पहली चीज आपको ओरली सॉल्व करनी पड़ती काफी सारी चीजें, एंड आप उस पर्टिकुलर अमाउंट तक कैसे पहुंचे ओरली सॉल्व करके या जैसे भी, वो चीज आपके एग्जामिनर को समझ ही नहीं आती, जिसकी वजह से वो आपको फुल मार्क्स तो नहीं देता इवन इफ आपका आंसर पूरा का पूरा ठीक हो। नेक्स्ट अब आप फिर अगले क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, जो कि है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन। जब भी कोई एक पर्टिकुलर वेरिएंस का क्वेश्चन आया है तो उस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है पहले वो लिखा एंड देन उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करा है, एंड सिंपली 4-4, 5-5 लाइनें 5 पार्ट्स में कवर करके ऑलमोस्ट 1 से 1.5 पेज के अंदर ही ये क्वेश्चन सॉल्व करा है, जहां पर कोई भी वर्किंग नोट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वर्किंग्स इन्होंने नीचे ही करके दिखाई हैं, तो उन्हें इसके भी फुल 10 on 10 मार्क्स मिले हैं। इसीलिए वर्किंग नोट्स जबरदस्ती बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन जहां पर आपको लगता है कि वर्किंग नोट्स बनाना जरूरी है फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड कि आपका ये आंसर आया कैसे, वहां वर्किंग नोट्स आपको जरूर बना के चलने हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अब एक चीज जो हम कॉन्टिन्यूसली देखते आए हैं कि इस स्टूडेंट ने अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है, उस चीज पर इतना ज्यादा काम नहीं करा है, बट सिंस इनके आंसर्स जो निकल रहे हैं वो सारे ठीक हैं, इसीलिए इनको मार्क्स जरूर मिल रहे हैं उन क्वेश्चंस के। ऑल्टरनेटिवली अगर आप चाहें तो थोड़ा सा काम प्रेजेंटेशन पर भी कर सकते हैं, सो दैट एग्जामिनर जो है उनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए एंड बहुत ज्यादा आराम से वो आपके आंसर्स रीड आउट कर सके। इसीलिए यू ऑल्सो नीड टू मेक श्योर दैट आप प्रेजेंटेशन अच्छे से करें आपके किसी भी प्रैक्टिकल एग्जाम में। नेक्स्ट अब फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जहां पर इनको सिंपली मशीन आर रेट निकालना था। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था जिसमें थोड़ी सी इन्होंने मिस्टेक कर दी, जिसकी वजह से 5 में से 2 नंबर मिले हैं इन्हें इस क्वेश्चन में। इसके बाद फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन था हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से 5 मार्क का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा है, बट थोड़ा सा अनटाइडी रह गया इनका क्वेश्चन, जिसकी वजह से इन्हें 5 में से 4 नंबर मिले हैं। यही चीज मैं आपसे कह रहा था कि हर बारी तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कहीं कहीं छोटे छोटे पॉइंट्स में ऐसा जरूर होगा। थ्योरेटिकल पेपर्स में तो बहुत ज्यादा होता है कि अगर आपका आंसर जो है वो बहुत ज्यादा नीट या फिर टाइडी नहीं है, उस केस में आपका आधा 1 नंबर काट दिया जाता है बिकॉज ऑफ दैट। सो इसीलिए 2 चीजें जो आपको ध्यान में रख के चलनी है आर, कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए आंसर्स का, एंड सेकेंड थिंग इज कि आपको आपकी हैंडराइटिंग जो है ऐसी होनी चाहिए कि वो इजीली रीडेबल हो। ऐसा नहीं कि डॉक्टरों वाली हैंडराइटिंग लिख दी जिसको पढ़ने के लिए हमें एक केमिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। सो जस्ट यू नीड टू मेक श्योर दैट आपकी हैंडराइटिंग इतनी साफ होनी चाहिए कि इजीली कोई भी बंदा उसे रीड आउट कर सके। दैट्स ऑल फॉर दिस एनालिसिस वीडियो ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज फॉर सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग। अगर हो पाया तो मैं इस सर्टिफाइड कॉपीज की पीडीएफ आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा, बट फॉर दैट आई नीड टू टेक अप्रूवल ऑफ द स्टूडेंट जिनकी ये सर्टिफाइड कॉपीज हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू वेरी मच।